केवल ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग की थी और मैपिंग करके है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बताया था कि इसे हम भौगोलिक, ये तो पॉलिटिकल डिवीज़न यहाँ तक तो बात हो ही गई थी। इसे हमने यह भी बताया था कि इसे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। अगर इसी का हम यहाँ पर मैप एक ड्रॉ करें बेटा, ध्यान से, अगर इसी ऑस्ट्रेलिया का एक मैप ड्रॉ करें, मैप ड्रॉ करें, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा। और ऑस्ट्रेलिया को हम 4 भूभौतिक विभागों में अगर विभाजित करते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं बोर्ड में आपको ये दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये पूर्व का तटीय मैदान का क्षेत्र होगा, पूर्व का तटीय मैदान का क्षेत्र होगा। फिर पूर्व के तटीय मैदान के साथ यहाँ पर संलग्न ये जो केप यॉर्क पेनिनसुला है, यहाँ पर संलग्न है दोस्तों इस महाद्वीप की सबसे लंबी, सबसे ऊंची वलित पर्वत श्रेणी जिसे आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, और ये यॉर्क पेनिनसुला का हिस्सा है, यॉर्क पेनिनसुला का हिस्सा। बहुत अच्छे से आज आपको और बातें समझाकर आप बोर्ड में काम कराकर ये सारे चित्र आपको बनाने होंगे, ये सारे चित्र बनाने होंगे। कमेंट्स की दुनिया में अब नहीं पढ़ना है बेटा, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथी क्लास है। अब कुछ पढ़ना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि टाइम पास बस थोड़ी तो काम करना है ना, केवल मजाक बनाकर थोड़ी रखना है बेटा। तो ये भौगोलिक प्रदेश है। तो दूसरा भौगोलिक प्रदेश इसमें यह आता है, ध्यान से, दूसरा भौगोलिक प्रदेश इसमें यह आता है कि ये उत्तर का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर केवल इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मानसून समतुल्य जलवायु का क्षेत्र है। हालांकि ये भौगोलिक प्रदेश नहीं, ये भूभौतिक प्रदेश कह सकते हैं, पर मानसून समतुल्य जलवायु का प्रदेश है। और अगर इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो नोटिस करना, आप नोटिस करना, यहाँ ये कारपेंट्रिया की खाड़ी के दक्षिण से ये भाग कुछ इस तरह से सेंट्रल लोलैंड के अंतर्गत आता है, सेंट्रल लोलैंड के अंतर्गत आता है। ये वाला हिस्सा, अब सारे हिस्से की बात करता हूं, इस वाले हिस्से को पहले वर्ग में रखेंगे, ये जो पर्वतों के आसपास का हिस्सा है इसको दूसरे वर्ग में रखेंगे, ये जो यहाँ का हिस्सा है इसको तीसरे वर्ग में रखेंगे, और फिर ये वाला जो हिस्सा है सारा का सारा इसको चौथे वर्ग में रखते हैं, जो कल हमने 4 वर्ग बनवाए थे। तटीय मैदान, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय निम्न भूमि, पश्चिमी पठार वेस्टर्न प्लेटू जो कि पूरा डिजर्ट है, पूरा मरुभूमि है। ठीक है, ओके, आगे फिर से बात करो। अब इसी के संदर्भ में आपने देखा है कि जो सेंट्रल लोलैंड है, सेंट्रल लोलैंड को हम 3 भागों में बांटते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ब्रोकन हिल, यहां फिर से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ब्रोकन हिल। इस ब्रोकन हिल से उत्तर में, इस ब्रोकन हिल से पश्चिम में, इस ब्रोकन हिल से दक्षिण में, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ये विभाजित है। ये पहला, इसका ए बी सी करके लिख देता हूं। ए वाला जो हिस्सा सेंट्रल लोलैंड का, ये ग्रेट आर्टेसियन बेसिन है। ये बी वाला जो हिस्सा है लेक आयर बेसिन है, और ये जो सी वाला हिस्सा है ये मरे एंड डार्लिंग रिवर बेसिन है, जिसे डाउन्स मैदान के नाम से भी, डाउन्स, डी डाउन शब्द से बना डाउन्स, डाउन्स मैदान के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न डेजर्ट को आप जानते हैं कि वेस्टर्न डेजर्ट में बेटा ध्यान रखना, वेस्टर्न डेजर्ट का ये वाला हिस्सा पूरा नल्लार बोर प्लेन है, दिस वन, ये पूरा हिस्सा, ये नल्लार बोर प्लेन का हिस्सा आता है। यहां इसका ये वाला हिस्सा, किनारे का हिस्सा, फिर से वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत आ जाता है, जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट प्राप्त होती है, और ये हिस्सा पूरा डेजर्ट है, ये हिस्सा पूरा डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट प्राप्त होता है, पूरा डेजर्ट प्राप्त होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे इसमें अगर यहां की हम बात करें तो यहां तो मानसून तुल्य जलवायु है, मानसून तुल्य जलवायु पाई जाती है, तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिण किनारे पर, एक इस किनारे पर और एक इस दक्षिणी किनारे पर, ये जो 2 किनारे हैं, इन 2 किनारों के साथ साथ यहां जो एक ये आइलैंड है जिसे आपने कल तस्मानिया देखा था, तो इन 3 अवस्थितियों पर 1, 2 एंड 3, इन 3 अवस्थितियों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ये जलवायु पाई जाती है। तो ये भी अपने आप में एक अलग भूभौतिक फीचर के रूप में उभर कर आएगा। 3 हिस्से, एक ये 1, 2, दूसरा ये, तीसरा ये, इन 3 हिस्सों में, ये तीसरा हिस्सा आप देखोगे, इन 3 हिस्सों में आपको पहचान के लिए बता सकते हैं, इस तीसरे हिस्से में यहां पर एक नगर, क्रिकेट प्रेमियों का नगर पर्थ है, पर्थ है, आप देखोगे। इस वाले हिस्से में यहां एक नगर की अवस्थिति है जिसे आप मेलबोर्न के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेलबोर्न के नाम से जानते हैं। और ये तो तस्मानिया आइलैंड ही है जिसकी कैपिटल होबार्ट है, जिसकी कैपिटल क्या है, होबार्ट है, होबार्ट है। तो पर्थ के आसपास का, मेलबर्न के आसपास का क्षेत्र और तस्मानिया आइलैंड का क्षेत्र, ये तीनों भूमध्य सागरीय जलवायु से युक्त हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु से युक्त है। उत्तर का भाग मानसून तुल्य जलवायु से है, पूर्व का तटीय मैदान तटीय जलवायु से युक्त है, सारा बाकी शेष भाग सारा का सारा मरुस्थलीय जलवायु से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया का चित्र आपको बनाना है बेटा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, मरुस्थलीय जलवायु से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं तमाम हिस्सों को, जिनकी मैपिंग आपने कल की थी, उन हिस्सों को आज हमें पढ़ना है।
पर उन हिस्सों को पढ़ते हुए मैपिंग के कुछ कुछ बातों को और हमें शामिल करना है। तो अब कौन कौन सी बातों को शामिल करना है? कल जितना आपने पढ़ा, ये चित्र बनाइए उसके बाद, और चित्र बनाने के बाद ध्यान रखना, आज कोई कमेंट्स नहीं ले रहा हूं आपके, आज केवल पढ़ाऊंगा दोस्तों, दबा के पढ़ाऊंगा, मजे के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आपने जो कल मैंने पढ़ाया था बातें रिवीजन की है तो आपको बहुत मजा आएगा, रिवीजन नहीं की है तो कुछ मजा नहीं आएगा, क्लास छोड़कर भाग जाओ, अभी क्लास छोड़कर भाग जाओ, बाद में आप मुझे गालियां दो, इससे अच्छा कि क्लास छोड़कर भाग जाओ। पर पढ़ा है तो बहुत मजा आएगा। चलो, तो अब कुछ नगर और मैं शामिल करवाऊंगा। कैसे कैसे शामिल करवाऊंगा तो ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? जिनको शामिल कर रहा हूं उनको मैं ट्रेस कर रहा हूं, आप लोग भी अपने पॉलिटिकल मैप में खोजने की कोशिश करिएगा। दोनों मैप रख लीजिए, दो में से किसी न किसी में मिलेगा। कारपेंट्रिया खाड़ी के बगल में जो यॉर्क पेनिनसुला आपने कल देखा था, यॉर्क पेनिनसुला में एक यहां पर अवस्थित नगर है वीपा, WEIPA, वीपा है बेटा। शुद्धा मोस्ट वेलकम बेटिया, चलो पढ़ना शुरू करो। वीपा क्वींसलैंड प्रांत में ही है वीपा। क्यों महत्वपूर्ण है सब समझाऊंगा, पर पहले थोड़ी सी आगे बढ़ चलो। वीपा के बाद यहां पर केयर्न से याद करो या ना याद करो, पर ये टॉन्सविले महत्वपूर्ण नगर है। टॉन्सविले महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों। तो टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन एंड ब्रिस्बेन, मतलब कुल मिलाकर क्वींसलैंड प्रांत में मैंने इन 4 नगरों को बताया, वीपा, टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड प्रांत के नगरों को बता रहा हूं। आपको सबसे ज्यादा नगर मैं क्वींसलैंड में ही बता रहा हूं, बाकी तो और हर जगह कम बताऊंगा, ठीक है? फिर से बताना चाहूंगा, क्वींसलैंड में आपने देखा वीपा, टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन और ब्रिस्बेन। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये कारपेंट्रिया खाड़ी के ठीक दक्षिण में एक नगर अवस्थित है, माउंट ईशा। तो 4 नगर वो थे और 5वां नगर ये हो गया। क्वींसलैंड में आपको 5 नगरों को देखना है, वीपा, टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन, ब्रिस्बेन एंड माउंट ईशा। अरे गजब गजब के नगर है बेटा, अभी समझाता हूं क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद भी नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपके एटलस में नहीं है, तो परेशान मत हो। इतना के बाद भी अगर आपको एटलस में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कि एटलस में नहीं, तो फिर परेशान मत हो, एटलस में नहीं है तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 2 एटलस आपके पास होना चाहिए, तो 2 में से किसी ना किसी में मिल जाना चाहिए। आज मेरे सामने एटलस है भी नहीं कि मैं आपको देखकर बता पाता कि हाँ सच में उसमें है कि नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं न्यू साउथ वेल्स में दोस्तों। न्यू साउथ वेल्स में कल आपने सिडनी तो देखा ही था, सिडनी और कैनबरा। देखो ये सिडनी है, दिस वन, ये सिडनी तो आपने देखा था, कैनबरा भी आपने देखा था। एक आपको और चीज याद दिलाना चाहूंगा, सिडनी के ठीक उत्तर में न्यू कैसल है नगर, बस एक नगर अतिरिक्त आज यहां पर देखो, सिडनी के ठीक उत्तर में न्यू कैसल है, न्यू कैसल नगर है। और ठीक इससे अगर पश्चिम में लाइन खींचोगे तो ठीक पश्चिम में लाइन खींचने पर इसी में मतलब न्यू साउथ वेल्स में एक नगर है ब्रोकन हिल। ये जो मैंने पहाड़ी बनाई थी ना, इस पहाड़ी पर अवस्थित है एक नगर ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल। मिल गया ब्रोकन हिल। जो नहीं मिलेगा बिल्कुल, नगर कल ही बता दिया हूं कि पॉलिटिकल मैप में देखना है। अब रोज रोज तो वही बात बताऊंगा नहीं बेटा, नगर हमेशा पॉलिटिकल मैप में देखे जाते हैं और भौगोलिक अवस्थितियां फिजिकल मैप में देखी जाती हैं। ये तो पहले ही दिन बता दिया, दूसरे दिन भी बता दिया, अब हर दिन थोड़ी वही बात दोहराऊंगा बेटा। चलो, तो आपने यहां पर 5 नगर देखे क्वींसलैंड में, वीपा, टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन, ब्रिस्बेन एंड माउंट ईशा। न्यू साउथ वेल्स में सिडनी और कैनबरा तो कल देखा ही था, न्यू कैसल और ब्रोकन हिल देखा, ब्रोकन हिल। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, ये जो विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया दक्षिण का प्रांत, विक्टोरिया में आपको जो देखना था आपने देख लिया। कल आपको देखना था मेलबर्न, और मेलबर्न आपने कल ही देख लिया है, मेलबर्न आपने कल ही देख लिया है, आज देखने की कोई जरूरत ही नहीं बची। ऐसा नहीं कि और नगर जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर मैं इतना थोड़ी फैक्ट याद कराऊंगा कि आप पागल हो जाएं। पॉलिटिकली ब्रोकन हिल बेटा न्यू साउथ वेल्स का हिस्सा है, पॉलिटिकली, ठीक है? न्यू साउथ वेल्स का हिस्सा ब्रोकन हिल। जिनके कॉपी में नहीं है, जिनके एटलस में नहीं है, तो अपने कॉपी में ऐसा चित्र बनाएं और चित्र में फिर ड्रॉ करें। अब एटलस ही आपका बेकार है तो मैं क्या करूं फिर आते हैं, आपने यहां पर होबार्ट देख ही लिया था, कल ही देख लिया था होबार्ट, तस्मानिया में उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपने एडिलेड कल ही देख लिया था, आज कुछ नया नहीं बता रहा। पर एडिलेड के बाद ध्यान रखना, यहां पर ये जो कंगारू आइलैंड देखा था, इसके बगल में इनकाउंटर एंड स्पेंसर की खाड़ी है, तो स्पेंसर की खाड़ी के नॉर्थ में पोर्ट अगस्ता नामक नगर है, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता नामक नगर है बेटा। इसको मैं जूम करके नहीं दिखाऊंगा, मैं अवस्थिति बता रहा हूं, अपने एटलस में देखते चलो, यहां पर है पोर्ट अगस्ता।
अगर दोनों एटलस है आपके पास 100% सब मिलेगा। हाई नहीं, एटलस ही नहीं है तो मटर करो, फिर क्या करोगे? और फिर चलो केवल पोर्ट अगस्ता देखना था अतिरिक्त, बाकी एक तो देखे था। विक्टोरिया में आपको मेलबर्न के अलावा कुछ नहीं देखना था। अब आइए पश्चिमी मरुस्थल में, वेस्टर्न डेजर्ट में आइए। आ जाओ सभी वेस्टर्न डेजर्ट में, वेस्टर्न डेजर्ट में आगे सभी। वेस्टर्न डेजर्ट में आपने पहले से ही कल ही यहां पर पर्थ देखा हुआ है, पर्थ नगर। जो लोग क्रिकेट के शौकीन है वो मेलबर्न और पर्थ को तो एटलीस्ट जानते ही हैं, मेलबर्न और पर्थ को तो जानते ही हैं, एटलीस्ट मेलबर्न और पर्थ को जानते हैं। दोस्तों पर्थ से यहां पर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे गुजरता है, जो पर्थ से आगे बढ़ता है और इसी वेस्टर्न डेजर्ट के जब मध्य में आता है यहां, तो मध्य में यहां पर दो नगरों की अवस्थिति है। एक का नाम है कालगोरली, तो दूसरे का नाम है कालगोर्डी। कालगोरली कुलगार्डी, कालगोरली कुलगार्डी बहुत महत्वपूर्ण। दोनों दो में से एक नगर मिलेगा, कालगोरली मिलेगा या कुलगार्डी मिलेगा। पर्थ के पूर्व की ओर आप गए, कालगोरली एवं कुलगार्डी। यही फिर ऑस्ट्रेलियन रेलवे आगे बढ़ता हुआ यहां जाएगा, पोर्ट अगस्ता को जोड़ेगा, एडिलेड को जोड़ेगा, फिर आपको आते हैं यहां पर, यही रेलवे यहां जोड़ेगा। अभी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। एक इससे शाखा चली जाती है एडिलेड की ओर, ये चला जाता है मेलबॉर्न की ओर, मेलबॉर्न से कैनबरा होते हुए सिडनी को चला जाता है। ये रेल मार्ग पूरा पार कर जाता है ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहलाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ठीक है। तो कालगोरली या कुलगाड़ी दो में से एक मिला होगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके, अब आगे देखेंगे। ये पोर्ट अगस्ता से या इसी रेल मार्ग से दोस्तों एक रेल लाइन आयर झील के पास से होती हुई, ये जो उत्तर का भाग है ना, उत्तरी उत्तरी नॉर्दर्न टेरिटरी है ना, नॉर्दर्न टेरिटरी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहां पर पर्यटक नगर है, शिम्सन डेजर्ट में अवस्थित है, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग। फिर से एक बार बेटा और अंतिम बार, फिर से एक बार और अंतिम बार। वीपा, टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन, ब्रिस्बेन एंड माउंट ईसा, क्वींसलैंड कंप्लीट। फिर न्यू साउथ वेल्स में आते हैं। न्यू साउथ वेल्स में सिडनी और कैनबरा तो कल ही देखा था। सिडनी के ठीक नॉर्थ में न्यूकैसल और इनके पश्चिम में, एकदम पश्चिमी किनारे पर इसके ब्रोकेन हिल की अवस्थिति है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेलबॉर्न विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है, जिसे आपने कल ही देख लिया था। फिर उसके बाद आगे आते हैं। होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है, कल ही देख लिया था। फिर आगे आते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल एडिलेड, कल ही देख लिया था। इसके उत्तर में एक अवस्थिति मैंने जरूर बताई है, पोर्ट अगस्ता की, पोर्ट अगस्ता। फिर हम लोग पहुंच गए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ तो आपने पहले से देखा था, पर्थ से पूर्व की ओर गए तो कालगोरली एवं कुलगार्डी सोने की सबसे बड़ी खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की, गोल्ड माइन से बेटा। पर दो में से एक मिला है, बहुत अच्छा है। दोनों नहीं मिला तब भी आपको जानना कि यहां अवस्थित है। ओके, दिस वन। धीरे धीरे आगे बढ़ा, पोर्ट अगस्ता से एक रेल लाइन निकल गई है एलिस स्प्रिंग की ओर, और फिर एलिस स्प्रिंग को अब जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना, एलिस स्प्रिंग को अब जोड़ दिया गया है एक नई रेल लाइन से, ये नगर डार्विन तक। डार्विन कल ही आपने देख लिया है, अर्नहेम लैंड तक अवस्थित, तो डार्विन तक जोड़ दिया गया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सभी नगर एक दूसरे से जुड़ गए। कोस्टल सिटीज तो पहले से जुड़े हुए थे, कोस्टल सिटीज पहले से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब लिखना दोस्तों, आज ताबड़तोड़ लिखना है, ठीक है, ताबड़तोड़ लिखना है। शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से सभी। लिखने के क्रम में आप सभी आइए, लिखने के क्रम में आएंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे, सब हेडिंग देंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान लिख दिया, लिखें पूर्वी तटीय मैदान। लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ऑस्ट्रेलिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, ऑस्ट्रेलिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% से कम हिस्सा, 3% से कम हिस्सा जिसका निर्माण, जिसका निर्माण सागरीय तरंगों एवं नदियों के निक्षेपण से हुआ है, सागरीय तरंगों एवं नदियों के निक्षेपण से हुआ है, निक्षेपण से हुआ है, पूर्ण विराम लगाएं। लिखें यह मैदानी क्षेत्र, स्पीड मेंटेन रखना, यह मैदानी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक, ब्रैकेट लिखे 100 सेंटीमीटर,
ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा सागर समीर, मतलब सागर से आने वाली पवने, सागर समीर एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, सागर समीर एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, पूर्ण विराम लगाएं। कुछ खाद्यान्न कृषि के साथ साथ, बहुत अल्प मात्रा में, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत विस्तृत, कुछ खाद्यान्न कृषि के साथ साथ बागानी कृषि, बागानी नहीं बागवानी के साथ साथ बागवानी कृषि, कृषि किए जाने वाला यह, किए जाने वाले इस तट पर, किए जाने वाले इस तट पर, तट पर क्या लिखेंगे, सिडनी, न्यूकैसल, सिडनी, न्यूकैसल, ब्रिस्बेन, सिडनी एटलस में नजर रखना जब नाम लिखना हो, सिडनी, न्यूकैसल, ब्रिस्बेन, रॉकहैम्पटन एवं टॉन्सविले, रॉकहैम्पटन एवं टॉन्सविले जैसे नगर अवस्थित हैं, जैसे नगर अवस्थित हैं, नगर अवस्थित है, पूर्ण विराम। इन नगरों में ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या, इन नगरों में ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो, नगरों का महत्व लिखते हैं, लिखें टॉन्सविले एवं रॉकहैम्पटन, टॉन्सविले एवं रॉकहैम्पटन ऑस्ट्रेलिया में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, टॉन्सविले एवं रॉकहैम्पटन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में चीनी, चीनी मतलब जिसको आप शक्कर, शुगर कहते हो, चीनी, चीनी एवं मीट, मांस, चीनी एवं मांस के सबसे बड़े निर्यातक हैं, चीनी एवं मांस के सबसे बड़े निर्यातक है, क्योंकि क्वींसलैंड, क्योंकि क्वींसलैंड प्रांत, प्रांत मतलब प्रोविंस, क्वींसलैंड प्रांत में ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड प्रांत में ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक मवेशी पालन, सर्वाधिक मवेशी पालन, पालन मांस के उद्देश्य से किया जाता है, मांस के उद्देश्य से किया जाता है, पूर्ण विराम लगाकर। ब्रिस्बेन भी एक वृहद मांस निर्यातक है, इस मांस निर्यात कर रहे हैं, ब्रिस्बेन के आसपास का तटीय क्षेत्र गोल्ड कोस्ट कहलाता है, बेसिकली वृहद मांस निर्यातक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, लिखो सिडनी, पैरा चेंज कर देना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है, जिसके समीप अवस्थित न्यूकैसल, जिसके समीप अवस्थित न्यूकैसल प्रधान औद्योगिक नगर है, प्रधान औद्योगिक नगर है, पूर्ण विराम लगाएं। लिखिए इसके समीप अवस्थित हंटर वैली, अंडरलाइन करना हंटर वैली, न्यूकैसल के पास है हंटर वैली, तो इसके समीप अवस्थित, इसमें एटलस में नहीं दिखेगा, बोर्ड में नहीं दिखेगा, लेकिन है, इसके समीप अवस्थित हंटर वैली में उत्तम गुणवत्ता का कोयला, उत्तम गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे इसी पैरा में लिखेंगे कैनबरा की अवस्थिति, कैनबरा की अवस्थिति वास्तव में, वास्तव में ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स के पर्वतीय ढाल एवं गिरिपादीय क्षेत्र में है, एक से एक शब्द आएंगे यहां पर, पर्वतीय ढाल एवं गिरिपादीय क्षेत्र में है, पूर्ण विराम लगाकर। कैनबरा एक पूर्ण नियोजित, एकदम प्लान्ड सिटी है बेटा, कैनबरा एक पूर्ण नियोजित नगर है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहलाता है। कल मैंने कुछ बच्चों से कहा था पाकिस्तान की राजधानी है, क्या बोलता, तो आज लिखा दिया, लो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कम से कम जान लिया, नहीं तो ना जाने होते, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ईस्टर्न कोस्ट फिनिश, पूर्वी तट समाप्त। आ जाओ दूसरी बात करते हैं, अब हेडिंग तो सभी, ईस्टर्न हाईलैंड, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, डैश देकर लिखे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से संलग्न, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से संलग्न जहां, जहां हर्षिनियन कालखंड की, हर्षिनियन कालखंड की वलित पर्वतश्रेणी, हर्षिनियन कालखंड की वलित पर्वतश्रेणी, वलित पर्वतश्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है,
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, जिसे दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलियन अल्प्स एवं स्नोवी पर्वत, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स एवं स्नोवी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो इसकी सर्वोच्च चोटी, बढ़िया से देख के लिखना, स्पेलिंग गलत मत करना। इसकी सर्वोच्च चोटी एटलस में देखना माउंट कोत्स्युशको है, माउंट कोत्स्युशको है, माउंट कोत्स्युशको है, लिख दिया। आगे बढ़ता हूं, लिखें कोत्स्युशको के बारे में, यह ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र हिम आच्छादित, जो बर्फ से ढका होगा, हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। बाकी कहीं बर्फ नहीं पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो इसके समीप अवस्थित स्नोवी पर्वत से निकलने वाली, स्नो शब्द बर्फ, स्नोवी पर्वत से निकलने वाली स्नोवी नदी में, नदी नहीं है आपके इसमें, स्नोवी नदी में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ऑस्ट्रेलिया की का की जगह की कर देना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखना है जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, फिर आगे लिखेंगे, लिखो पैरा चेंज कर देना, जीडीआर का मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर का विस्तार, पैरा चेंज करके लिखना, जीडीआर का विस्तार तस्मानिया द्वीप तक है, जहां तस्मानिया की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी, तस्मानिया की, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, जहां तस्मानिया की सर्वोच्च चोटी माउंट ओसा, OSSA, माउंट ओशा अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाकर इसी पैरा में तस्मानिया के दक्षिणी प्रवाह के कारण आज, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग हुआ है, कभी एक साथ था बेटा, तो तस्मानिया के दक्षिणी प्रवाह के कारण आज यह पृथक श्रेणी के भांति दिखाई देता है, पृथक था नहीं पर अब दिखाई देता है, पृथक श्रेणी के भांति दिखाई देता है, जिसे बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है, बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है। पूर्ण विराम लगाकर फिर पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे कि बास जल संधि से मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य एवं पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, यह जल संधि तस्मान सागर को ऑस्ट्रेलियन खाड़ी से जोड़ती है, पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे बेटा, अच्छे से लिखें, जीडीआर मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों से ढकी हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक, एक टेक्निकल वर्ड है, हिंदी में कहते हैं लकड़ी काटने का काम, पर ट्रॉपिकल जोन की यहां लकड़ी है तो क्या कहते हैं हिंदी में, लकड़ी काटने का काम, पर उसका टेक्निकल वर्ड है कि सर्वाधिक ट्रॉपिकल लंबरिंग, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय, तो ट्रॉपिकल लंबरिंग, LUMBERING, ट्रॉपिकल लंबरिंग की जाती है, पूर्ण विराम, ठीक है, हो गया बेटा इतना। तो ये दूसरा भौगोलिक प्रदेश भी समाप्त, ईस्टर्न हाईलैंड भी समाप्त हुआ दोस्तों। अब ईस्टर्न हाईलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का आप मानसून तुल्य जलवायु क्षेत्र लिखेंगे, तो हेडिंग दीजिए मानसून टाइप क्लाइमेट जोन, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, है ना, हेडिंग दीजिए आप सभी मानसून टाइप क्लाइमेट जोन, हेडिंग देंगे आप सभी, ठीक है। ये वाला पोर्शन दोस्तों इसमें तो हमने दिखाया ही है, यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा, दिस वन, ये वाला सेक्शन,
ये वाला पूरा पूरा सेक्शन, ये अर्नेहम लैंड, कारपेंट्रिया की खाड़ी, और ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? केप यॉर्क पेनिनसुला वाला जो ये हिस्सा है, केप यॉर्क पेनिनसुला वाला जो ये हिस्सा है, यॉर्क पेनिनसुला वाला, इस वाले हिस्से को आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत। दिस वाला, ये वाला हिस्सा, ये है मॉनसून क्लाइमेट जोन का, मॉनसून तुल्य जलवायु का क्षेत्र। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसमें। मॉनसून तुल्य जलवायु के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का, लिखें इसकी अवस्थिति कारपेंट्रिया खाड़ी से संलग्न भौगोलिक प्रदेश में है। इसकी उपस्थिति कारपेंट्रिया खाड़ी से संलग्न भौगोलिक प्रदेश में है, जहां लेटराइट मिट्टी के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार पाया जाता है। दुनिया का है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार पाया जाता है, बॉक्साइट भंडार पाया जाता है, पूर्ण विराम लगाएं। इसीलिए अर्नेहम लैंड एवं यॉर्क प्रायद्वीप में, अर्नेहम लैंड एवं यॉर्क प्रायद्वीप में वृहद मात्रा में बॉक्साइट खानें पाई जाती हैं। एक से एक तथ्य लिखा रहा हूं, भौगोलिक अवस्थिति के साथ है, वृहद मात्रा में बॉक्साइट खानें पाई जाती हैं। दुनिया से कह रहा हूं, दुनिया के संदर्भ में बॉक्साइट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एल्यूमिनियम का निर्यात करने लगेगा, है ना, पूर्ण विराम लगाएं। लिखें यॉर्क में अवस्थित वीपा, WEIPA आपने देखा है, यॉर्क में अवस्थित वीपा, देखो वीपा की महत्ता बोलने जा रहा हूं। यॉर्क में अवस्थित वीपा दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान है, दुनिया में नाम है बेटा इसका। नो बेटा अमित राठौर, स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान है कोमल पटेजा, ठीक है बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान है कौन? वीपा। कहां अवस्थित है? यॉर्क प्रायद्वीप में। लिखें इन खानों में श्रमिक के रूप में, श्रमिक जो काम करने वाले हैं, श्रमिक के रूप में एबोरिजिनल जनजातीय लोग कार्य करते हैं। एबोरिजिनल, अरे रुक जाओ भाई, शीतल सिंघला शुरू कर दिया ज्ञान देना। मैंने बोला भी था कि जो सोच रहे हो उससे भी ज्यादा बताएंगे, पर ना, रुकना बस मत, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ा देने दो। अभी क्या लिखा आपने? एबोरिजिनल कौन सी जनजाति है? एबोरिजिनल या बिंदीबू है, जनजाति कार्य करती है, पूर्ण विराम। फिर ध्यान से लिखेंगे, जहां उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन की भी अवस्थिति है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन की भी अवस्थिति है। डार्विन नगर है, दिस वन, यहां पर, यह है डार्विन। डार्विन बड़ा बॉक्साइट का बहुत बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है। पूर्ण विराम लगाने के बाद पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे भूखंड के अवतलन से निर्मित कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये भाग टूटकर धंस गया है इसलिए यहां खाड़ी बनी, अदरवाइज नहीं थी। भूखंड के अवतलन से निर्मित कारपेंट्रिया की खाड़ी मत्स्यन एवं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, गहरी नहीं है ये, मत्स्यन एवं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, किस पर? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पर मत्स्यन भी किया जाएगा। दोस्तों यही खाड़ी है जहां से टूना, मैकरेल, प्रॉम्फ्रेट जैसी मछलियों का मत्स्यन करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो यहां मत्स्यन का कार्य कौन कर रहा है? फिशिंग का कार्य मूल रूप से कौन करता है? तो इसके तटों के आसपास रहने वाला यही एबोरिजिनल या बिंदीबू समुदाय करता। तो लिखेंगे यहां मत्स्यन का कार्य मुख्यतः, कौन? तो लिखेंगे एबोरिजिनल जनजातीय लोग करते हैं, एबोरिजिनल जनजातीय लोग करते हैं, पूर्ण विराम। दिव्या चंद्र, मेरा प्रणाम बोलना बेटा, सादर प्रणाम बोलना बेटा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? एबोरिजिनल जनजाति के लोग करते हैं। एबोरिजिनल की एक बहुत बड़ी विशेषता बताऊं, 1994 से पहले एबोरिजिनल जनजाति में एक परंपरा थी कि इनके घर परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करता था, सीनियर शब्द ठीक नहीं है, उसके लिए बुजुर्ग शब्द कहना चाहिए, वैसा बुजुर्ग व्यक्ति जो अब आर्थिक संसाधनों के एकत्रण के लिए अनुपयोगी हो जाता था, कुल मिलाकर अपना स्वयं से जीविकोपार्जन नहीं कर सकता था, उस व्यक्ति को ये लोग पहले तो सबसे पहले क्या करते कि अपने तमाम सारे रिश्तेदारों को निमंत्रित करते, सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करते, फिर उस व्यक्ति की पूजा अर्चना करते, उन तमाम रिश्तेदारों के सम्मुख पूजा अर्चना कर उस व्यक्ति को अपने देवता के सम्मुख प्रस्तुत करते और वहीं पर उसकी बलि चढ़ा देते। बलि बस नहीं चढ़ाते, बलि चढ़ाकर उसका वक्ष निकालते थे, हृदय, उसके अंगों को निकालते और अंगों को निकालकर अपने तमाम रिश्तेदारों में प्रसाद के रूप में बांटते, और इस बात का चलन क्या था? ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि इनकी मान्यता थी कि जब हम उनके अंगों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनकी
उनकी अच्छाइयां, बुराइयां नहीं, उनकी अच्छाइयां हमारे जीवन में उस पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती चली जाती हैं, संचरित होती चली जाती हैं, स्थानांतरित या संचरित होती चली जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों को मारकर खा जाया करते थे। बट 1994 के बाद बेसिकली इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया। पर ऐसा कहते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं, उलुरु रॉक के आसपास या आयर रॉक के आसपास जो लोग रहते हैं, वो आज भी इस परंपरा का पालन या निर्वहन आज भी करते हैं। तो घर का बुजुर्ग व्यक्ति पता नहीं कैसे अपना जीवन काटता रहा होगा, लेकिन कहते हैं कि इसमें सहमति बुजुर्ग की ही रहती थी कि जब वह इस काबिल नहीं रह जाता था कि वह अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर पाता, वही स्वयं अपने बाल बच्चों से बोलता कि अब रिश्तेदारों को बुलाओ और मुझे ईश्वर को समर्पित कर दो। समझ रहे हो ना? तो ऐसी परंपरा थी इसमें। पूर्ण विराम। अब आगे बात करते हैं। उत्तर में आपने देखा दिस वन कि मानसून तुल्य जलवायु का क्षेत्र है, जिसकी अपनी आर्थिक महत्ता ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है। तो दक्षिण में आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि दक्षिण में यहां पर्थ नगर के आसपास का ये तट और यहां पर ये मेलबोर्न के आसपास का ये तट और तस्मानिया, इन तीनों को मिलाकर यहां बेसिकली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो सब लोग हेडिंग देंगे, सब लोग हेडिंग देंगे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। लिख दिया, हेडिंग दिया, लिखो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी किनारों के साथ साथ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी किनारों के साथ साथ तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप में भूमध्य सागरीय, बार बार वही नाम ना लिखो, यह जलवायु पाई जाती है, यह जलवायु पाई जाती है। पूर्ण विराम लगाओ। इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है कि, क्या विशेषता है, क्यों इसे लिख रहे हैं? तो लिखेंगे इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है कि यहां दुनिया के सर्वाधिक, जहां जहां ये जलवायु पाई जाएगी, यहां दुनिया के सर्वाधिक, इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता लिखा रहा हूं, दुनिया के सर्वाधिक खट्टे रसीले फलों का उत्पादन, सेब होगा, अंगूर होगा, संतरा होगा, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है। दुनिया के सबसे अच्छे गुणवत्ता का संतरा यहां उत्पादित होगा, अंगूर उत्पादित होगा, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम। लिखे पर्थ, मेलबोर्न एवं तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है ना, पर्थ, मेलबोर्न एवं होबार्ट, होबार्ट, होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में फल प्रसंस्करण एवं निर्यात के लिए, फल प्रसंस्करण, फ्रूट्स प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण का मतलब क्या हो गया? प्रोसेसिंग, फ्रूट्स प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, फल प्रसंस्करण एवं निर्यात के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब आते हैं बेटा सेंट्रल लोलैंड में, तो हेडिंग दीजिए केंद्रीय निम्न भूमि या मध्यवर्ती निम्न भूमि, ये नाम भी दे सकते हैं, मध्यवर्ती निम्न भूमि। लिख दिया, समझो थोड़ा सा, बोर्ड की ओर देखो, मुझे देखो, यहां बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली अगर इस चित्र को दिखाऊं, इसके पूरे क्लासेस को, तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस वन, क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल की तरह दिखाना चाहूंगा। ये भाग है इसका पूर्वी तटीय मैदान, जो कि बहुत संकरा है, बस इतना है। इसके बाद यहां संलग्न है इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संलग्न है बेटा कुछ ऐसा एक बेसिन नुमा भाग। फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश इधर पश्चिम में आ जाता है, वेस्टर्न प्लेटो। ये है वेस्टर्न प्लेटो, यहां से लेकर वेस्टर्न प्लेटो। ये है दोस्तों सेंट्रल लोलैंड, और ये है आपका ईस्टर्न हाईलैंड, और ये है ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट। एक तरफ से लिखता हूं, ये वाला भाग है बेटा पूर्वी तट, पूर्वी तट। ये वाला भाग है पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ये वाला भूभाग है पश्चिमी पठार। ये सब चित्र बनाएंगे कॉपी में, छोड़ेंगे नहीं, पश्चिमी पठार। और ये वाला भूमि है सेंट्रल लोलैंड, केंद्रीय या मध्यवर्ती निम्न भूमि, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं, मध्यवर्ती निम्न भूमि। अब सुनना ध्यान से, देखो नोटिस करना, सागरीय आर्द्र पवने यहां से प्रवाहित होती हुई आई है, सागरीय आर्द्र पवने, ओरोग्राफिक रेनफॉल याद करना ज्योग्राफी का, सागरीय आर्द्र पवने यहां से प्रवाहित होती हुई आई
और जैसे यहां पहुंची, यहां पहुंचते ही इस पर्वतीय ढाल से टकराई और टकराने की वजह से हुआ इनका आरोहण, और आरोहण के साथ, ध्यान से, हुआ इनका आरोहण, और आरोहण के साथ बना क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्या बना बेटा? आरोहण के साथ बना यहां पर कपासी वर्षक बादल। क्या बन गया यहां पर? कपासी वर्षक बादल बना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इस क्षेत्र में वर्षा कर देगा। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पूर्वी उच्च भूमि है, बेसिकली है जीडीआर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट पर वर्षा होगी, तटीय मैदान पर वर्षा होगी। पर आगे की बात याद करो, मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर ये पवनें जाती हैं, यहां पर रेनफॉल इन्वर्जन, वर्षा प्रतिलोमन की स्थिति कार्य करती है। वर्षा प्रतिलोमन के बावजूद भी कुछ मात्रा में स्तरीय कपासी बादल यहां बनते हैं, जो कि इसके इस ढाल पर भी वर्षा करेंगे और इसके इस ढाल पर भी वर्षा करेंगे। लेकिन ये होते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्तरीय कपासी बादल होते हैं। तुलनात्मक रूप से यह कम वर्षा करेंगे, लेकिन वर्षा होगी तो यहां पर ये नदियां जन्म लेंगी, और नदियां प्रवाहित होती हुई आई बेटा, और इस भाग में आकर अपना जल विसर्जित कर दी। जब अपना जल विसर्जित कर दी तो ये एक ऐसी अवस्थिति थी, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी अवस्थिति थी बेटा, ध्यान से, एक ऐसी अवस्थिति थी कि नदी यहां केवल पानी नहीं उड़ेल रही थी, बल्कि चट्टानों में घुले हुए लवणों को भी घोल कर लाती थी, और यहां पर लवण तत्व भी उड़ेल रही थी। बहुत अच्छे से सुनना। आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों की एक अपनी स्वयं की ऐसी विशेषता है कि अन्य महाद्वीपों की तुलना में इन चट्टानों में प्राकृतिक रूप से लवण तत्व अधिक थे। प्राकृतिक रूप से इन चट्टानों में लवण तत्व अधिक पाए जाते थे। पर दूसरी तरफ से आप यह भी देखना कि नदियां जब यहां से प्रवाहित होकर आई, चट्टानों में उपस्थित लवणों को अपरदित करके और घोल कर लाई, तो जब नदियां यहां जल का एकत्रण कर रही थी, ध्यान से सुनना, जब नदियां यहां जल का एकत्रण कर रही थी, तो एकत्रित किए जाने वाले जल के साथ साथ इस पानी में लवण तत्व भी मिश्रित थे। ये पानी बाहर ऐसा बाउल नुमा क्षेत्र था, ये पानी बहकर के समुद्र तक नहीं पहुंचता था, यहीं इकट्ठा होता था। नदियां लवण भी ला रही थी, नदियां अवसादों की मात्रा भी ला रही थी। अवसादों की मात्रा के कारण, ध्यान से, अवसादों की मात्रा के कारण समय के साथ यह बेसिन क्षेत्र पूरी तरह से ऐसे भर गया। अब जब ये भर गया तो समतल मैदान तुल्य निर्मित हो गया। समतल मैदान तुल्य निर्मित हो गया तो इसको हम सेंट्रल लोलैंड कहने लगे। क्या कहने लगे? सेंट्रल लोलैंड कहने लगे। अब सेंट्रल लोलैंड का पहला भाग, जिसे ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहते हैं, उसकी अपनी क्या विशेषता सुनना। देखो, नदियां लगातार इसमें पानी तो उड़ेल ही रही हैं, पर यह पानी बाहर निकल कर जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, तो पानी वहीं एकत्रित होता जा रहा है। अगर पानी बाहर निकल पाता तो इसके साथ लवण भी घुलकर बाहर चले जाते, तो आज ये स्वच्छ जल हो जाता। लेकिन ना, लवण नहीं बह पाए, पानी बाहर नहीं बहकर निकल पाया, पानी वहीं इकट्ठा होता गया। तो दोस्तों, यहां की चट्टानों के नीचे भूमिगत जल की मात्रा बहुत अधिक हो गई। यहां की चट्टानों के नीचे भूमिगत जल की मात्रा अधिक हो गई, तो चट्टानों में जल दाब उच्च हो गया। एक ही बार समझाऊंगा, अच्छे समझना। चट्टानों में जल दाब उच्च हो गया, जल दाब उच्च हो गया। कल की एक बात बताता हूं, रात की मेरे पास एक इंजीनियर आया, ठहरा हुआ मेरे पास, रात में ठहरा, मेरा अपना रिलेटिव है, क्लास इंजीनियर, बेंगलुरु रहता है, जबरदस्त इंजीनियर। एआई के लिए वह इंडिया से जबरदस्त कोडिंग डिकोडिंग करता है, अच्छा शानदार पैकेज में है, मतलब करोड़ों के पैकेज में है, कोडिंग डिकोडिंग करता है। कल शुरू हुई बात एआई पर, कुछ भी नई चीज है भाई, मेरा उससे संबंध नहीं, तो मैं तो जानना चाहूंगा। धीरे धीरे बोलता है कि अब मेरी वाइफ का भाई लगता है, तो उसी रिश्ते से मुझे बोला कि जीजू आपको सच बताऊं तो थोड़े दिन बाद आप लोगों की ये कोचिंग बंद हो जाएगी। मैं बोला अच्छी बात बोले हो, हम तो चाहते हैं बंद हो जाए, तो हम दूसरे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बोले ना, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये आर्थिक कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चों को एआई के माध्यम से इतना मैटर मिल जाएगा कि उन्हें पढ़ने की क्लासेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनना ध्यान से, टॉपिक से रिलेटेड जुड़ी बात बता रहा हूं। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है, राजेश मिश्रा की जरूरत तो बच्चों को हमेशा पड़ेगी। बोले नहीं, आप मानिए मेरी बात। मैं बोला पक्का, तुम मान लो कि राजेश मिश्रा की जरूरत 100% उन्हें पढ़नी है। बोला ना, आप मानिए मेरी बात, मानिए जीजू कि नहीं पढ़नी। बोला अच्छा चल, मैं बताता हूं, एक तुम्हें छोटा सा टॉपिक देता हूं। अब दे दिया यही टॉपिक। मैंने ये कहा कि चल इससे तू पूछ कर बता, इससे तू समझ कर बता, है ना समझदार, तब तो तुझे कंपनी अच्छा खासा पैसा दे रही है, कि ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल लोलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसमें ये विशेषताएं कैसे आई, तू पूछ कर बता दे, वो समझा दे तुझे, फिर वो तू मुझे समझा दे। तो अपने को मानता है ना कि ठीक ठीक समझता है। थोड़ा घबराया, अब एआई से पूछना शुरू किया। सच है कि एआई तमाम इंफॉर्मेशन देता गया इंफॉर्मेशन, एक आध घंटा पढ़ता गया, मैं मौज मस्ती करता गया, तब तक मैं दूसरी रील्स देख रहा था, कुछ कर रहा था, मैं मजे कर रहा था कुछ, और मुझे तो पता था कि कितना समझेगा ये। बोला पूछ एआई से पूछ ले और समझ ले। एक आध घंटे के बाद फिर वो ज्ञान देना शुरू किया, एक से एक फैक्ट बताया, मैंने बोला जो मैंने पूछा था वो तेरे एआई के पास है ही नहीं। और दोस्तों, एक लाइन बताता हूं कि जो समझा रहा हूं ध्यान से समझ लेना, एआई नहीं समझाएगी, पुस्तकें नहीं समझाएंगी, शिक्षक समझाएगा। मतलब शिक्षक हमेशा शिक्षक बना रहेगा। आप भी कल, आप में से भी कोई ना कोई बच्चा शिक्षक होगा, कोई ना कोई हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षक होंगे। और मैं तो चाहता हूं भारत में शिक्षकों की ऐसी एक फौज तैयार हो जाए कि दुनिया भारत से शिक्षक मंगाना शुरू कर दे, दुनिया भारत से शिक्षक मंगाना शुरू कर दे। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप पढ़ो तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहना। तब सुनना ध्यान से, ये नदियां अगर अपना जल इस मैदान के साथ सागर में विसर्जित कर पाती तो ये लवण तत्व भी चला जाता सागर में। दूसरी बात बोलूंगा, पर ये नदियां यहीं पर जल इकट्ठा करती गई, तो ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एंड ड्यू टू पर्कुलेशन ये जल निचली चट्टानों में रिश्ता गया। पर चट्टानों की पोरोसिटी एंड परमियाबिलिटी की एक क्षमता है, सरंध्रता एवं पारगम्यता की एक क्षमता है। चट्टानें लबालब भर गई, तो अब चट्टानों में जल दाब प्रचुर मात्रा में हो गया।
जब चट्टानों में जलदाब प्रचुर मात्रा में हुआ पर नदी ऊपर से पानी उड़े ले जा रही है, तब चट्टाने पानी को क्या बोलते हैं? भाग, तो ऊपर भागना। फिर जैसे पानी आया तो चट्टाने पानी को क्या बोलते हैं? भाई थोड़ी इधर उधर चलना यार, हटना यार, मेरे लिए जगह बनी रहने दे। अब चट्टानों में पानी की अंदर लड़ाई शुरू हो गई। ये कहता इधर भाग, वो कहता उधर भाग, इधर भाग उधर भाग, और लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि चट्टानों में अंतर जलदाब प्रचुर मात्रा में हो गया। अंतर जलदाब की जब अधिकता हुई, दोस्तों सुनना ध्यान से, अंतर जलदाब की जब अधिकता हुई तो जैसे ही किसी भी स्थान पर हमने चट्टान को सपोज तोड़ दिया, हमने कुएं बना दिए चट्टानों को, सपोज यहां हमने तोड़ दिया, ये दो स्थानों पर हमने चट्टानों को तोड़ दिया, तो जैसे ही हमने चट्टान को तोड़ा, ध्यान से देखना यहां पर, जैसे ही हमने इस स्थान पर चट्टान को तोड़ दिया, ये टूट गई चट्टान, तो चट्टान के टूटते ही यहां जो भूगर्भ का जल था या भूमिगत जल था, उच्च दाब के कारण यहां पर सतह पर प्रकट होने लगा। दोस्तों उच्च दाब के कारण यह सतह पर प्रकट होने लगा। कोई मशीन नहीं लगाया हमने, बिना मशीन का ही ये पानी ऊपर की ओर आने लगा। जब बिना किसी मशीनों के चट्टानों के टूटने पर धरातलीय उच्च जलदाब के प्रभाव से जल सतह पर आ जाए तो इन्हें ही कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। तो टेक्निकल भाषा में इन्हें कहते हैं आर्टेशियन वेल या उत्सृत कूप कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही कहते हैं आर्टेशियन वेल मतलब कुआं, आर्टेशियन वेल के नाम से जानते हैं, आर्टेशियन वेल कहते हैं। तो दोस्तों ये सेंट्रल लोलैंड के उत्तरी भाग में ऐसी संरचना के कारण दुनिया का सबसे बड़ा उत्सृत कूप क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए उसे ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कुएं से इन उत्सृत कूपों से पानी तो खूब निकलता है, पानी तो लबालब है, लेकिन पाया जाने वाला पानी है कैसा? खारा है। कैसा है? जिसको ब्रैकिस वाटर कहते हैं, सैलाइन वाटर भी कह सकते हो आप, गलत नहीं होगा, बट इसे आप ब्रैकिस वाटर कहोगे। खारा जल प्राप्त हो रहा है, न पीने के काम में आएगा, ना किसी अनुपयोग के काम में आएगा। अनुपयोग का मतलब ना खेती के काम में आएगा, ना सिंचाई के काम आ रहा, ना खेती के काम आ रहा, ना उद्योगों के काम आ रहा। जब तक इसे हम फिल्टर नहीं करेंगे तब तक ये उपयोग में लाने लायक जल है नहीं। तो दोस्तों फिर इन्होंने समाधान निकाला कि इस भौगोलिक क्षेत्र में, यह है आर्टेशियन वेल का पूरा क्षेत्र, इस भौगोलिक प्रदेश में किया क्या जाए। तो ये करते क्या है कि पशुओं को पालते हैं। कौन से पशु? दुधारू पशु नहीं पाले जाते, वो पशु जो मांस देते हैं, गाय बैल पाले जाते हैं, मूल रूप से सीधा बोल दो। ये जो मीट का निर्यात करता हूं, बीफ है, मीट नहीं है, बेसिकली बीफ का निर्यातक है, ये बीफ का निर्यातक है। ओके, गाय भारत के संदर्भ में ना उस पवित्रता के भाव से देखी जाती है, दुनिया में हर जगह थोड़ी। तो यहां पर गाय बैल का पालन किया जाता है, मवेशी पालन मैंने इसीलिए शब्द लिखाया है, मवेशियों का पालन किया जाता है। जैसे मवेशियों के चारों को चारा धोना है, मवेशियों का चारा भूसा साफ करना है, मवेशियों को नहलाना धुलाना है, उनकी जो गौशालाएं होती हैं उसे धोना सफाई करना है। तो इस सब काम में पानी का उपयोग करते हैं, इस वाले पानी का उपयोग करते हैं। बाकी रही मवेशियों के पेयजल और अन्य पेयजल के रूप में, तो ब्रिस्बेन, रॉकहैम्पटन, टॉन्सविले से पाइपलाइन बिछाई गई है और उस पाइपलाइन से स्वच्छ जल इस क्षेत्र में लाया जाता है, जिससे पानी की आपूर्ति होती है। तो ये ब्रैकिश वाटर, सैलाइन वाटर जनरली डायरेक्ट काम में नहीं लिया जाता, केवल पशुओं को धोने, गौशालाओं को साफ करने, चारा भूसा के साफ करने आदि में ही इसका उपयोग किया जाता है, ये आर्टेशियन बेसिन। बट इसी आर्टेशियन बेसिन क्षेत्र में मैंने क्या बताया था कि यहां अवस्थित है एक क्षेत्र जिसे कहते हैं माउंट ईशा, जिसे हमने क्या बताया था अभी आपको पीछे दिखा है, माउंट ईशा। इस माउंट ईशा क्षेत्र में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। चांदी है, ध्यान से सुनना, अलौह धात्विक खनिज जितने भी हैं, यहां चांदी है, यहां कॉपर है, तांबा है, यहां निकिल का प्रोडक्शन होता है, चांदी का प्रोडक्शन, तांबा का प्रोडक्शन, टिन का प्रोडक्शन होता है। अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार यह माउंट ईशा क्षेत्र है। न केवल भंडार है बल्कि उत्पादक भी है। अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार एवं उत्पादक माउंट ईशा क्षेत्र है, माउंट ईशा क्षेत्र है। तो इसके दो कारणों से यह ग्रेट आर्टेशियन बेसिन क्षेत्र की प्रासंगिकता हो गई। एक, यहां पर मवेशियों का पालन किया जाता है, दूसरे नंबर पर माउंट ईशा की अवस्थिति है। फिर आगे आते हैं, इसका पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, जहां पर दो ये है, लेक टेरॉन्स अवस्थित है, लेक आयर अवस्थित है। तो लेक आयर को इसलिए जानते हैं क्योंकि पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लेक टेरॉन्स को हम नाम से नहीं जानते, बल्कि तो ये जो झील का क्षेत्र है, बेसिकली लेक आयर इसी प्रकार के लवणीय जल से निर्मित झील है। क्योंकि इस झील की लवणता अधिक है, इसलिए इसके आसपास ना तो अच्छा चारागाह है, ना ही कृषि कार्य की जाती। तो झील तो है, लेकिन झील के आसपास लगभग बंजर भूमि है। झील के आसपास कैसी है? लगभग बंजर भूमि है। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, इस झील के समीप यहीं पर इस झील के समीप एक पत्थर है जिसका नाम था रॉक आयर। क्या नाम था? रॉक, जैसे आयर झील है ना, तो रॉक EYRE, रॉक आयर था, आयर चट्टान था। यहां के जनजातीय लोग इस चट्टान को अपना भगवान मानते हैं और भगवान को ये बोलते हैं, भगवान हमारा उलुरू है। क्या बोलते हैं भगवान को? उलुरू बोलते हैं। बहुत अच्छे शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लेक आयर के बारे में पूछा जा चुका है। इस झील के पश्चिम की ओर है रॉक आयर। अब इस रॉक आयर की क्या महत्ता? सबसे पहला ज्योग्राफिकल महत्ता देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है, इसलिए पूछा गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है। मोनोलिथ का मतलब होता है एकाश, मतलब एक ही चट्टान, लेकिन इतनी बड़ी है कि यह सैकड़ों किलोमीटर में फैली है, सैकड़ों किलोमीटर फैली है। ध्यान रखना, कहानी सुनो फिर से। जिस समय पर यूरोपीय लोग इन जनजातियों को खदेड़ते हुए इस क्षेत्र तक पहुंचे, तो जनजातियां, ये जो रॉक आयर था उसके पीछे जाकर छुप गई, भागती डरती अपनी जान बचाती रॉक आयर के पीछे जाकर छुप गई। यूरोपियंस तपती दोपहरी, जल के अभाव,
सूर्य की तीक्ष्ण किरणों को झेल नहीं पाए, इसलिए रॉक आयर को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, वापस लौट गए। ये रॉक इनका जीवन बचाती है, इसलिए उन्होंने इस चट्टान को ही देवता मान लिया। ये रॉक उलुरु है, इनका देवता है ये चट्टान। आज भी आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है हिंदुज्म में खासकर, कि हम कहीं भी रह रहे हो, जब भी हमारा मांगलिक कार्य होगा, मान लो विवाह उत्सव है, विवाह कार्य है, तो विवाह कार्य के उपरांत हम अपने गांव लोक देवता की पूजा करने के लिए जरूर जाएंगे। आप लोगों के घरों में परंपरा जरूर होगी बेटा कि विवाह कार्य आदि के उपरांत जब नववधु घर में आती है, तो चाहे भले आप किसी बड़े नगर में रह रहे हो, लेकिन लोक देवता की पूजा करने के लिए एक बार आपको गांव के उन चौखटों पर जरूर माथा नवाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इनमें परंपरा है कि कोई भी यहां का बिंदीबू जनजाति का लोग या एबोरिजिनल एबोरिजिनल यहां के आदिवासी हैं, ये लोग जब भी कोई मांगलिक कार्य करेंगे, ये रॉक आयर की पूजा करते हैं। ये समझो कि रॉक आयर इनका अपना एक तीर्थ स्थल है। भाई बता रहा था ना कि ये क्लास मैपिंग की नहीं है बेटा, ये क्लास विश्व दर्शन की है, विश्व को हर एंगल से समझने की है। समझ पा रहे हो मैं क्यों बोला था कि ये क्लास विश्व दर्शन की है, विश्व भ्रमण की है। हर बात समझना है, हर चीजें जाननी है। यहां पर कि रॉक आयर को इस रूप में पूजते हैं कि लेक आयर के आसपास का क्षेत्र जनरली दोस्तों बंजर है, अनुपयोगी है, परंतु रॉक आयर या उलुरु रॉक की अवस्थिति की वजह से जनजातियां इस क्षेत्र को अपना एक पवित्र स्थल मानती हैं, जिसका पूजा अर्चन करने के लिए यहां पर एकत्रित होती हैं। फिर बारी आती है यहाँ दिस वन। यहां आपने देखा कि यह है डार्लिंग रिवर, यहां आपने देखा कि यह है मरे रिवर। डार्लिंग मरे में अपना जल विसर्जित कर दी और आ गई है यहां पर, ध्यान रखना, आ गई है यहां पर अपना जल विसर्जित कर दी खाड़ी क्षेत्र पर, कंगारू आइलैंड के आसपास खाड़ी क्षेत्र पर, स्पेंसर की खाड़ी पर जाकर अपना जल विसर्जित कर दी। इनकाउंटर एंड स्पेंसर दो खाड़ियां हैं यहां पर। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जहां पर ये दोनों नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ये जो दोनों नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इन दोनों नदियों से लगा हुआ, इन दोनों नदियों के प्रवाह से लगा हुआ जो ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। ये कौन सा मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग रिवर बेसिन के पास पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाउन्स, डाउन्स ग्रासलैंड कहते हैं, डाउन्स ग्रासलैंड कहते हैं। ये शीतोष्ण घास मैदान है। क्या है दोस्तों? ये शीतोष्ण घास मैदान है। फिर बोलना चाहूंगा आपको, शीतोष्ण घास मैदान की दो विशेषताएं होती हैं। पहला, ये खाद्यान्न कृषि के लिए जाना जाता है, इसे व्हीट बास्केट कहते हैं, इसे गेहूं की खाद्यान्न टोकरी कहते हैं। तो दूसरा, ये पशुपालन के लिए जाना जाता है। पर रही बात यहां के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इस मैदान की महत्ता गेहूं एवं जौ उत्पादन की दृष्टि से है, इसे नकार नहीं सकते यहां पर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्ता है कि दुनिया की सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है यहां पर। यहां पाली जाने वाली भेड़ का नाम है मरीनो। ये मरीनो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है। दुनिया की सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया पालता है। और ऑस्ट्रेलिया कहां पर भेड़ पाल रहा है? इस क्षेत्र में, इस ग्रासलैंड में, डाउन्स ग्रासलैंड में पालता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक था। अब तो इस समय पर चीन हो गया है, चीन इसे एक्सीड कर गया है बेटा, चीन कर गया। ऊन उत्पादक कभी हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया। इस क्षेत्र में यह भी है, आपको बता दूं, गेहूं एवं जौ, जौ का मतलब बार्ले, गेहूं का मतलब व्हीट, इनका भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन मरीनो भेड़ पालन किया जाता है। एक किसान के पास हजारों की संख्या में मरीनो भेड़ होती है, हजारों की संख्या में मरीनो भेड़ होगी। मरीनो भेड़ को आप देखें पूरी तरह से बाल से ढक जाती है, फिर उसे मशीनों के माध्यम से बेसिकली इनके स्टेशंस बने होते हैं मरीनो भेड़ के स्टेशन। जैसे हमारी गौशालाएं होती हैं, तो इन भेड़ों को रखने के लिए स्टेशंस बनाते हैं, उन स्टेशंस में मरीनो भेड़ पाली जाती है। और अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं बेटा, उन्हीं स्टेशंस के अंदर डॉक्टर भी होगा, सारी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं इन भेड़ों के लिए, ठीक है। और भेड़ों से फिर ऊन की प्राप्ति करती है। जो भेड़ें सयानी हो जाती हैं, बुजुर्ग हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो उसी भेड़ से मांस की प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब ऊन का ऊन और मांस की प्राप्ति, जिसको हम कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ऊन के ऊन और मांस की प्राप्ति, मांस के साथ चमड़े की प्राप्ति, समझ रहे हैं ना? तो ऊन के ऊन, मांस और चमड़े की प्राप्ति। क्लियर हो रहा मेरी बात ना? इसका प्राप्ति करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में मांस प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण, ऊन प्रसंस्करण, तीन शब्द मैंने बोला, मांस प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण एवं ऊन प्रसंस्करण संबंधी उद्योग भारी पड़े हैं। और इसी क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने एक नगर यहां पर आपको दिखाया था कि ब्रोकन हिल है। कौन सा है दोस्तों? ब्रोकन हिल है। ब्रोकन हिल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा नॉन फेरिक मिनरल डिपॉजिट है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा अलौह धात्विक खनिजों का भंडार है। पहला तो मैंने बता दिया माउंट ईशा, और दूसरा कहां है? ब्रोकन हिल में। दूसरा बड़ा भंडार है दोस्तों अलौह धात्विक खनिजों का। लेकिन अभी यहां वर्तमान में कुछ लौह उत्पादक खाने भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है बेटा, ओके। ममता ने कहा मीट खाने वालों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके बेटा, ध्यान से सुनो, इस बात के लिए कभी भी ना कभी देखो किसकी क्या फूड हैबिट है, बस है, आप ऐसा समझो, ये सबकी फूड हैबिट है। इसमें कोई गुस्सा होने, खुश होने की बात आती नहीं है बेटा, ठीक है? कोई नहीं बेटा, सबकी अपनी फूड हैबिट है। देखो ममता, अब देखो तुम हो, मैं हो बेटा, हम जैसे लोग हैं घास फूस खाते हैं। घास फूस मतलब कुछ पादप जगत की वस्तुएं खाते हैं, हम शाकाहार का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं। सबकी अपनी अपनी फूड हैबिट है। हाँ, बस ये है कि किसी भी चीज में निर्ममता नहीं होना चाहिए, भाव सात्विक होना चाहिए। अब ये लोग इतना सारा अनाज खाना चाहेगा तो अनाज कहां से लाएगा बेटा? ठीक है ना? सबको अपने अपने तरीके से खाने दिया करो, सबकी अपनी फूड हैबिट है। अब समझो कि मुझसे ज्यादा बैलेंस इस पर विचार कौन रख सकता होगा बेटा, कि मैं
आप सबको पता है कि मैं विदेशी में भ्रमण का बेहद शौकीन है, देश विदेश का दोनों भ्रमण करता हूं। भारत में तो अक्सर मेरी गाड़ी तैयार ही रहती है, साल में 1 से 2 बार किसी न किसी अब्रॉड किसी दूसरे देश में जाना होता है। मैं पूरा दिन भूख बर्दाश्त कर लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं, लेकिन अपने तरीके से खाता हूं। नॉनवेज से मुझे सच में अपने आप के लिए बड़ी दिक्कत है। अब है दिक्कत तो है, नहीं खाता। यहां तक कि यार कहीं किसी रसोई में, मतलब रेस्टोरेंट्स की बात करता हूं जहां नॉनवेज बनता है, कोशिश करता हूं कि ना खाऊं। तो सोचो कैसे मैं अपना जीवन चलाता हूं, उस कहानी को किसी और दिन बताऊंगा। भ्रमण के क्रम में जिन जिन क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया इसलिए नहीं बता रहा, अपनी भ्रमण की कहानियां भी आपको सुनाऊंगा। सबकी अपनी अपनी फूड हैबिट, वहां के शाकाहारी है तो अच्छा है, ये मांसाहारी है तो बुरा है, नहीं तो सर्वाहारी है बेटा। और चलो यहां आते हैं फिर से। तो ये इन चीजों के लिए जाना जाता है। तो उत्तर से दक्षिण, कारपेंट्रिया खाड़ी से लेकर दक्षिण जो सेंट्रल लोलैंड का क्षेत्र है बेटा, ये 3 कारणों से जाना जाता है। उत्तरी भाग ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है, दक्षिण मध्य भाग आयर लेक बेसिन है, फिर दक्षिणी भाग टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसे हम डाउन्स ग्रासलैंड या मरे डार्लिंग रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। 3 भागों में बटा है। तो हेडिंग तो सभी मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि, सेंट्रल लोलैंड। टेस्ट देकर लिखेंगे सभी। लिखिए इसे हम अध्ययन की दृष्टि से 3 उपवर्गों में, इसे हम अध्ययन की दृष्टि से 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, इंग्लिश में ही ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, वृहद उत्सृत कूप द्रोणी, वृहद उत्सृत कूप द्रोणी। डैश देकर लिखना है जीडीआर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर के वृष्टि छाया में एवं, जीडीआर के वृष्टि छाया में एवं कारपेंट्रिया खाड़ी के दक्षिण में अवस्थित, दक्षिण में अवस्थित भूखंड जहां, जहां उच्च भूजल दाब के प्रभाव से, उच्च भूजल दाब के प्रभाव से, भूजल दाब के प्रभाव से दुनिया के सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं, उत्सृत कूप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पाताल तोड़ कुओं को उत्सृत कूप कहते हैं। दुनिया के सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, परंतु इन कुओं से, परंतु इन कुओं से खारे जल की प्राप्ति होती है, इसलिए खारे जल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका उपयोग न तो पेय जल के रूप में होता, न सिंचाई के रूप में, न तो पेय जल के रूप में होता, न सिंचाई के रूप में, बल्कि बल्कि यहां ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक मवेशी पालन, यहां ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक मवेशी पालन पाया जाता है, मवेशी पालन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य मांस एवं चमड़े की प्राप्ति है, मांस एवं चमड़े की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो ध्यान से। लिखेंगे कि इस बेसिन क्षेत्र में अवस्थित, बेसिन मतलब द्रोणी, इस बेसिन क्षेत्र में अवस्थित माउंट ईशा, अंडरलाइन कर देना माउंट ईशा को, माउंट ईशा में ऑस्ट्रेलिया का अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार, में ऑस्ट्रेलिया का अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जैसे तांबा, चांदी, टिन आदि, जैसे तांबा, चांदी, टिन आदि, जिसमें लौहांश नहीं पाया जाता, वो होते अलौह धात्विक खनिज, नॉन फेरिक मिनरल्स, ठीक है, नॉन फेरिक मिनरल्स, अलौह धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त। अब ए पॉइंट समाप्त, तो बी पॉइंट लिखो लेक आयर बेसिन, लेक मतलब झील, आयर झील द्रोणी, लेक आयर बेसिन, लिखेंगे इसके बारे में, लिखें कि आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, पूर्ण विराम लगाएं, जिसके समीप भूमि की लवणीयता के कारण,
भूमि की लवणीयता के कारण वनस्पतियों का भी समुचित विकास नहीं हो पाया। वनस्पतियों का भी समुचित विकास नहीं हो पाया। पूर्ण विराम लगाकर इसके पश्चिम में अवस्थित, इसके पश्चिम में अवस्थित चट्टान आयर या उलुरु, चट्टान आयर या उलुरु दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म पत्थर है, मोनोलिथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म पत्थर है, एकाश्म मोनोलिथ एकाश्म है, जिसे यहां रहने वाली जनजातियां, जिसे यहां रहने वाली जनजातियां देवताओं के तुल्य पूजन अर्चन करती हैं, देवताओं के तुल्य पूजन अर्चन करती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब सी पॉइंट लिखो, ये बी पॉइंट भी समाप्त हो गया, अब सी पॉइंट लिखो। मरे एवं डार्लिंग नदी द्रोणी, मरे एवं डार्लिंग नदी द्रोणी, यह नदी बेसिन लिखो। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदियां हैं, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदियां हैं, जहां जहां शीतोष्ण घास भूमि, शीतोष्ण घास भूमि जलवायु पाई जाती है, जिसे शीतोष्ण घास भूमि जलवायु टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट पाई जाती है, जिसे जिसे यहां डाउन्स मैदान के नाम से जानते हैं, जिसे यहां किस नाम से जानते हैं? डाउन्स मैदान के नाम से जानते हैं। डाउन्स मैदान है बेटा, डाउन्स मैदान के नाम से जानते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें इस मैदान का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में, इस मैदान का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं एवं जौ उत्पादन के साथ साथ, गेहूं एवं जौ उत्पादन के साथ साथ मरीनो भेड़ पालन, मरीनो भेड़ पालन, मरीनो भेड़ पालन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम लिखो। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, ध्यान भी रखना है बात। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया का दूसरा बड़ा ऊन उत्पादक है, ऊन उत्पादक है। मरीनो पाली मुख्य रूप से ऊन के लिए जाती है, लेकिन जब बूढ़ी हो गई, मरने को हो गई, तो चमड़ा भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बात समाप्त, बात समाप्त। तो सेंट्रल लोलैंड, केंद्रीय निम्न भूमि या मध्यवर्ती निम्न भूमि समाप्त। तो अब कहां पाएंगे? अब आइए सब लोग लिखिए पश्चिमी पठार या पश्चिमी मरुस्थल में लिखिए, पश्चिमी पठार, पश्चिमी पठार। इस भाग को देखिए। अब इस भाग के बारे में पहली ही लाइन लिखाऊंगा कि यह दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। क्यों मरुस्थल है? कारण समझना। पहली लाइन है कि यहां पर व्यापारिक पवनें अपतटीय हो जाती हैं, ऑफ शोर ट्रेड विंड है। एक एक शब्द में लिखता हूं, अपतटीय व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। सबसे पहला कारण तो यह है कि पवनें यदि सागर से आ रही होती तो आर्द्रता लेकर आती, आर्द्रता लेकर आती हैं, लेकिन यह स्थल से सागर की ओर जाती हैं तो और शुष्क कर देती हैं। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है कि जीडीआर का वृष्टि छाया प्रभाव यहां तक लगता है, जीडीआर का वृष्टि छाया रेन शैडो इफेक्ट यहां तक लगता है। और तीसरा कारण है कि जो जेट स्ट्रीम होती है ना, तो जेट स्ट्रीम के गर्त क्षेत्र यहां पर अवस्थित है, जेट स्ट्रीम के गर्त क्षेत्र अवस्थित है। तो जेट स्ट्रीम। चौथा कारण है कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट लागू होता है, महाद्वीपीयता प्रभाव लागू होता है। इन तमाम कारणों से ये पूरा का पूरा भाग कैसा है? मरुस्थल है। लेकिन क्रमिकता से लिखना है। एक कारण और है बेटा कि इनके तटों से संलग्न ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। यहां पर ठंडी जलधाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, इस कारण से भी यह शीतल है, ये इस कारण से भी यह मरुस्थल है। तो पश्चिमी पठार लिखा आपने, डैश देकर लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 हिस्से में फैला हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 हिस्से में फैला हुआ यह पठार, यह पठार पश्चिम एशिया के उपरांत, पश्चिम एशिया नहीं सॉरी, सहारा के उपरांत, सहारा के उपरांत दुनिया का दूसरा बड़ा, दुनिया का दूसरा बड़ा उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। दुनिया का दूसरा बड़ा उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल है। पूर्ण विराम लगा दें। पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखें इसके मरुस्थल होने, इसके मरुस्थल होने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका है, में निम्नलिखित कारकों की भूमिका है। लिखो नंबर 1, नंबर 1 क्या लिखोगे? नंबर 1 में पहली लाइन, नंबर 1 के बाद एक आध प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, एक आध बच्चों को अपना दुश्मन बना लेते हैं।
आदत है दुश्मन बनाने की। तो फिर से गुंजेश कुमार मिश्रा, पक्का तुम्हारे प्रश्न को इग्नोर कर रहा था, पर मैं जानता हूँ जो ये तुम बात लिखे हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बहुत ज्यादा समर्थक है। मैं चाहूंगा समर्थक हो जाए और मेरे खूब विरोध में आ जाए। मैं दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूं विद्यार्थी जगत की, यह संस्था कोचिंग जगत की सबसे बड़ी त्रासदी मैं मानता हूं, जो कोचिंग जगत ने उत्पन्न किया कि जो शिक्षक पढ़ाता है उसका लिखित नोट्स वो बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। ध्यान से सुन लेना और खूब मजे से मेरे विरोधी हो जाना। इससे आपकी सेहत में फर्क पड़ेगा बेटा, मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सबसे ज्यादा पाप सिर पर चढ़ा होगा ना कोचिंग संस्थानों के मस्तिष्क पर, तो उन्होंने एक प्रथा निकाली होगी कि आओ बच्चों मेरे क्लास ज्वाइन करो, मैं पढ़ाऊंगा भी और लिखित नोट्स भी तुमको दूंगा, ना तुमको लिखने की जरूरत है ना तुमको पढ़ने की जरूरत है, मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ूंगा और अंदर तुम्हारे वेंटिलेटर डालकर सांस भी भर दूंगा, खाना भी भर दूंगा, अंदर पचा भी दूंगा और पचाकर तुमको आईएएस भी बना दूंगा। और बच्चे क्या किए, सारे तो नहीं जानता मैं, पर कुछ बच्चे क्या किए, मुंह फाड़कर लेट गए, ले मैं लेटा जल्दी से भर मेरे मुंह में भोजन, मेरे मुंह में जल्दी से सांस भर, हवा भर, और कोचिंग वालों ने भरना शुरू कर दिया। और भरने के क्रम में बच्चे कब बीमार हो गए और बच्चे कब मर गए, बच्चों को तो पता नहीं चला, लेकिन कोचिंग वाला अपना काम करके निकल गए। कोचिंग वाले अपना काम करके निकल गए, बच्चे मर गए। सच्चाई है, मुंह फाड़कर लेटे रहने से दूसरा तुम्हारे अंदर भोजन भरेगा, हवा भरेगा, कब तक जियोगे। बच्चे मर गए। मरने का मतलब शारीरिक रूप से मृत नहीं, बौद्धिक रूप से मर गए। लेकिन कोचिंग अपना काम करके निकल गए, क्योंकि बच्चों को चाहिए था लॉलीपॉप खाना और कोचिंग ने लॉलीपॉप खिला दिया। मैं तो शिक्षक हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा भी, मैं अपने तरीके से लिखाऊंगा भी, मैं तो बच्चों में चाहूंगा कि हर तरीके से चीजें हो जाए। क्लास में जब मरमर के लिखाता हूं, मरमर की चीजें समझाता हूं, बोलता हूं, तो तुम बैठ कर लिखोगे तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या? और अगर आज हाथ टूट रहे हैं तो फिर एग्जाम में कितना परफॉर्म करोगे, मैं कैसे आप मान लूं। आप में से कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम लोग बेसिकली जॉब वाले हैं, जो जॉब टाइम में अपने साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो जॉब वाले हो तो कमेंट्स करने के लिए फुर्सत मिल जाती है, एक एक घंटे दो दो घंटे लगातार कमेंट्स कर लेते हो। कमेंट्स करने के लिए जॉब वालों को फुर्सत मिल जाती है, पेन चलाने की फुर्सत नहीं मिलती। तो मत करो, जब फ्री हो जाओ सामने तब क्लास कर लिया करो, रिकॉर्डेड क्लास कर लिया करो, रिकॉर्डेड क्लास कर लिया करो। अदरवाइज ये जो आपके अंदर ये मुंह फाड़कर डालने वाली आदत हो गई है ना, इससे कोई भला नहीं होने वाला। मिश्रा जी संभल जाओ। मैं बिल्कुल तुमको इग्नोर करता, तुम्हारे प्रश्न को भी इग्नोर करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता था तुम लिखने लगे ना, लिखने कई बार प्रश्न भी लिखे, अब ये भी लिखने लगे, इग्नोर करते हो। फिर पीछे से कुछ बच्चे बोलते हैं, इसलिए मैं आपके मुंह में पतीला लगा दिया कि अब दोबारा मत बोलना। मेरे से ये अपेक्षा मत करना कि मैं संस्था से बोलूंगा कि इनको नोट्स दे दो बना बना के, मेरे से अपेक्षा मत करना। ध्यान रखना, मुझसे आज रुष्ट हो जाओ, मुझे ये मंजूर है, पर कल असफल होकर एक बार आपके मस्तिष्क में आ जाए कि काश टीचर ने पहले समझा दिया होता तो मेरा जीवन बेहतर हो गया होता। अगर कल काश आएगा तो मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा पाप होगा, मेरा पाप होगा। ध्यान से समझना। एक बच्चा बोलता सर ये आपका भतीजा है। ध्यान रखना, जाति धर्म से उच्च आप सब मेरे भाई भतीजे हो। इसलिए नहीं कि उसमें मिश्रा जी लग गया तो आप मान लो मेरा भतीजा, पक्का वो भी भतीजा, तुम सब भी मेरे भाई भतीजे हो। मुझे उतना ही श्रेय सबसे है। ये जो कुत्सित मानसिकता लेकर घूमते रहते हो ना, जाति और धार्मिक, ये मेरे साथ अप्लाई मत करना। मेरे साथ ऑनलाइन से ऑफलाइन तक, मेरे पूरे जीवन के ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, जितना ही मेरा गजब का सहयोगी मेरा हिंदू है, उतना ही गजब का सहयोगी और मेरा उतना ही मित्र मुसलमान भी है। और जितना गजब का सहयोगी ब्राह्मण है, उतना ही हर धर्म हर जाति के लोग मेरे उतने ही करीब से हैं, उतना ही करीब से किसी भी लेवल पर आते हैं, मेरे बगल में कुर्सी लगाकर गले में हाथ डालकर बात करते हैं। मेरा जीवन बहुत अलग टाइप का बेटा, बहुत अलग टाइप से। ये सब जाति और धर्म का जहर अपने अंदर भी मत पालो, और मेरे साथ तो खैर अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिन्हें पालने हैं ये जहर, वो अपने लिए पाल कर रखें, मुबारक है उन्हें। ये जहर है, खूब लोगों को है ये जहर, खूब खूब खूब। इंसान न रह गया, बट गया मुसलमान और हिंदू में। इंसान न रह गया, बट गया जातियों में। ठीक है, इन जातियों की अपनी एक व्यवस्था थी, धार्मिक एक व्यवस्था थी, सबकी अपनी एक पद्धतियां हो सकती है, लेकिन ये कुछ विचार मत रखो बेटा मेरे लिए और अपने लिए भी। निकाल दो इन जीवन से। मिल गया मिश्रा जी आपको जो आपको चाहिए था, वो मिल गया बेटा, फुलफिल हो गया। अब दोबारा आज के बाद लाइफ में मुझसे मत बोला कि सर नोट्स के लिए बोल दीजिए। अरे लानत है उन्हें जो नोट्स लिख लिख के आपको भेजते हैं। मैं जानता हूं मेरी लाइन ये सुनी भी जा रही है, पर मैंने बात भी की, सर बात बोलते हैं सर बच्चे तांडव मचा देते हैं अगर लिख कर नहीं भेजा जाए तो। देख लो यही बात है, ये बात है, लानत है दोस्तों, बता रहे हैं। लेकिन किस बात के लिए पढ़ते हो? आईएएस बनना है, 1.5-2 साल अपनी पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते हो ठीक से। हम लिखा रहे थे वेस्टर्न डिजर्ट के बनने के कारण, तो पहला कारण लिखो, अप तटीय व्यापारिक पवने। पहला कारण लिखो, अप तटीय व्यापारिक पवने। क्लास में मैं पढ़ाता हूं, ये गपबाजियां करते हैं, सब कमेंट्स में व्यस्त रहते हैं, और इनको लिख के नोट्स दे दो तो नोट्स पढ़ के आईएएस बन रहे हैं। बनोगे आईएएस, खाक बनोगे आईएएस, मैं सब जानता हूं ऐसे तरीकों से। अदरवाइज जिस दिन परिवर्तन आएगा पक्का बनोगे, यकीन है मुझे कि आप सब कुछ कर। अरे दोस्तों, आप में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है, सच बताऊं, कि जो चाहो वो कर डालोगे। लेकिन कब वो शक्ति जागृत करोगे, क्यों सोए हुए हो, कब जगोगे बेटा, ये तो बता दो मुझे। जगने का अभी उपयुक्त समय है, जग जाओ, मरो मत। अभी तो जिंदा रह लो, मरने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है मर मर कर जीने के लिए। थोड़ा सा तो जग जाओ, ताकि जिंदगी जी जी कर जी जाए, मर मर कर ना जी जाए। दोस्तों करते क्या हो यार, करते क्या, कुछ समझ नहीं आता मुझे। खैर, पहला अब तक व्यापारिक पवने। दूसरा, ठंडी जलधारा। एकदम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा लगी है यहां से, ठंडी जलधारा। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखना है जीडीआर का वृष्टि छाया प्रभाव। जीडीआर का वृष्टि छाया प्रभाव, वृष्टि छाया प्रभाव। ये 3 कारण भी लिख लो तो बहुत है, बस 3 ही कारण के साथ चलो आगे। ये कारण हो गए। अब इस पठार की विशेषता क्या है, तो ध्यान से लिखेंगे। लिखें, इस पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से
मुख्य रूप से 5 मरुस्थलों के नाम लिखो। नंबर 1 तनामी, तनामी। नंबर 2 सैंडी, सैंडी। नंबर 3, कोई बात नहीं गुंजेश बेटा, पढ़ा करो तुम खूब अच्छे से। तो नंबर 3 में क्या लिखेंगे? गिब्सन, गिब्सन। तो नंबर 4 सिम्सन, सिम्सन। नंबर 5 विक्टोरिया, विक्टोरिया। 5 मरुस्थल लिख दिया, 5 मरुस्थलों का नाम लिख दिया। अब लिखेंगे, अब नीचे से लिखें। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहां जहां नाम लिखूंगा कालगोरली, कालगोरली एवं कूलगार्डी, कूलगार्डी जैसी जैसी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खानें हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खानें हैं। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे विक्टोरिया का विस्तार लगातार, विक्टोरिया का विस्तार लगातार इसके दक्षिण में अवस्थित, इसके दक्षिण में अवस्थित नल्लार बोर मैदान में हो रहा है। नल्लार बोर मैदान में हो रहा है। इसलिए यह मैदान पारिस्थितिकीय दृष्टि से, विक्टोरिया का विस्तार लगातार इधर हो रहा है, इसलिए यह मैदान पारिस्थितिकीय दृष्टि से संकट में है। संकट में। आपको छोटी बात बता दूं, यह मैदान पूरा वनों से ढका था दोस्तों, नल्लार बोर, पर हमने इस वन को काटकर गेहूं आदि उत्पादन करना शुरू कर दिए, फल और सब्जी का उत्पादन करना शुरू कर दिए। तो जब इसका निर्वनीकरण हमने कर दिया, तो विक्टोरिया मरुस्थल से आने वाली पवनें धीरे धीरे इस मरुस्थल को एक्सटेंड करती हुई नल्लार बोर की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए संकटग्रस्त हो गया नल्लार बोर का मैदान। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करो। लिखो गिब्सन एवं सैंडी, गिब्सन एवं सैंडी मरुस्थलों पर अवस्थित पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अरे गजब गजब की जानकारियां लिखो, पिलबारा कई बार पूछा गया है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां न्यूमैन, एमपी साउंड, न्यूमैन, एमपी साउंड्स एवं गोल्ड्सवर्दी एक और है टॉम प्राइस, लौह अयस्क उत्पादन की, टॉम प्राइस, न्यूमैन, ईएमपी साउंड, गोल्ड्सवर्दी, टॉम प्राइस लौह अयस्क उत्पादन की वृहद खानें हैं, वृहद खानें हैं। पैरा चेंज करो, फिर क्या लिखोगे? किम्बरले प्लेटू, कल आपने देखा था यहां पर किम्बरले प्लेटू मैंने बनाया था, किम्बरले प्लेटू, रेडियम हिल, क्या लिखा मैंने? किम्बरले प्लेटू, रेडियम हिल तथा गोल्ड्सवर्दी, फिर से गोल्ड्सवर्दी लिखो, गोल्ड्सवर्दी के समीपी क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया प्रचुर मात्रा में यूरेनियम का उत्पादक है, यूरेनियम का उत्पादन करता है, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, लिखो अर्थात यह पश्चिमी मरुस्थल होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम, ऑस्ट्रेलिया समाप्त। यह है दोस्तों मैपिंग का प्रारूप। इस तरह से आपको मैपिंग करना है। उसकी सबसे पहले मानचित्रण करना है, उसके समाज को पढ़ना है, उसकी अवस्थिति को पढ़ना है, जनसंख्या समूह को पढ़ना, टोटलिटी हर चीज। फिर उसके आंतरिक भागों में नगर आदि को पढ़ते हुए उन नगरों की महत्ता को पढ़ना है, भौगोलिक अवस्थितियों की महत्ता को पढ़ना है, सारी बातें कहानियों की तरह समझना है और समझकर उसे फिनिश करना है। ये होगा पूरी दुनिया के मानचित्रण का प्रारूप। इसीलिए मैं इस कक्षा को मैपिंग की कक्षा नहीं कहता, या कि विश्व भ्रमण की कक्षा कहता हूं, विश्व दर्शन की कक्षा कहता हूं, या प्रादेशिक भूगोल की कक्षा कहता हूं। आई थिंक, मैं सोच पा रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस टॉपिक को ठीक से समझा होगा। ऑस्ट्रेलिया यहीं पर समाप्त होता है। कल की कक्षा में नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, कल मैं ऑफ रख रहा हूं कुछ अपरिहार्य वजह से। मतलब अब हम मंडे में मिलेंगे, मंडे में जीलैंडिया पढ़ेंगे, जीलैंडिया के साथ साथ अफ्रीका में आ जाएंगे।